बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात और कैमरामैन, टेक्नीशियंस, व्लॉगर्स यहाँ तशरीफ़ लाए, सबको अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। महाजिर कौमी मूवमेंट ने इस शहर में बसने वाली तमाम कौमियतों से, जिसमें पश्तो बोलने वाले लोग भी शामिल हैं, जिसमें सिंधी बोलने वाले लोग भी शामिल हैं, जिसमें बलोची बोलने वाले लोग भी शामिल हैं, सराइकी और पंजाबी बोलने वाले लोग भी शामिल हैं और मेरी कौम पूरी की पूरी इसमें शामिल है। मैंने सबसे ये दरख्वास्त की थी कि इस शहर में पीपल्स पार्टी की बदउनवानियों का बराह रास्त अगर कोई विक्टिम है तो इस शहर से मोहब्बत करने वाले और इस शहर में मुस्तकिल आबाद लोग हैं। और इन तमाम पीपल्स पार्टी की बदउनवानियों, नाइंसाफियों और मुतासिबाना इक़दाम के अगेंस्ट मैंने दरख्वास्त की थी कि तमाम लोग पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, अपने घरों से सफेद परचम लेंगे। ना कोई रैली थी, ना कोई खिताब था। लेकिन जब मैं ताजिरों के पास उनकी दावत पर उनके यूनियन के दफातर गया हूं और जो मुझे वहां लोगों ने जिस तरह वेलकम किया, जिस तरह वहां मेरे मौक़िफ़ को सपोर्ट मिली, और इसी तरह जब मैं मुख्तलिफ बिरादरियों के दफातर पर गया, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कौमियतों के लोगों के पास गया, मैं सवाती मोहल्ले गया, मैं बुनीर के लोगों के पास गया, मैं महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन की हैसियत से महाजिर कौम की मुख्तलिफ बिरादरियों के पास गया, और जब उन तमाम जगहों पर बहुत वालिहाना अंदाज में लोगों ने मेरे मौक़िफ़ की हिमायत की, उसी वक्त मुझे मेरी कौम और इस शहर के लोगों की जीत नजर आ रही थी। और बाकी जब जो लोग थे वो सारी मूवमेंट से, और ये मूवमेंट कोई एक दिन की नहीं थी, मैं मुस्तकिल 1.5 माह से लोगों के पास जा रहा और कई रात नींद नहीं हो पाई, सोए नहीं है और मुस्तकिल मीटिंगें की। और आप सब गवाह हैं कि इस घर के ऊपर मुस्तकिल लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहा है। अगर मेरे मौक़िफ़ की लोग सपोर्ट नहीं करते तो फिर ये गवर्नमेंट और मुत्तहदा का गठजोड़ दोबारा से अवाम के मसाइल पर से तवज्जो हटाने के लिए जरूरी नहीं था। फिर ये तासुर कायम करने के लिए कि मेरे मुतालबे से खुदा न खास्ता कोई लसानियत पर मान चढ़ रही है, आज 12 तारीख को हंगामी बुनियादों पर आप जो लोग शाम को उठते हैं, आज सुबह 10 बजे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते शाहिद सैयद के साथ बैठ। जाहिर है कि मेरे मौक़िफ़ की हिमायत को सबोटेज करने के लिए, मेरी मौक़िफ़ की हिमायत पर जो तमाम कौमियतों ने, तमाम लसानी इकाइयों ने जो ये गहती का मुजाहरा किया, उससे खौफजदा होकर ये तासुर देने की कोशिश की कि जो बात की जा रही है उससे लसानी फसादात हो जाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लीजिए, जो ये बहादुराबाद के ऊपर शाहिद सैयद और इनके साथ मुलाकात के बाद हुई, वो जाहिर है कि एक फॉर्मेलिटी थी। शाहिद सैयद 10 मरतबा लाल टोपियां पहनकर वहां जाकर ये तासुर देते रहे कि पख्तूनों और महाजरों का आपस में मिलाप हो रहा है। पख्तूनों की नुमाइंदगी कर कौन रहा है इस शहर के अंदर? और फिर ये तासुर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डंपर और वाटर टैंकर पे। आफाक अहमद का तो हैंडबिल भी गवाह है और आफाक अहमद की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गवाह है कि आफाक अहमद ने डंपर को एक एहतजाज का नुक्ता बताया है कि डंपर भी एक इशू है, वाटर टैंकर भी एक इशू है।
असल इशू तो ये है कि मेरी कौम के लोगों से आप उनकी तालीम छीन रहे हो, मेरे कौम के बच्चे, उनका आप इम्तिहान के नताइज बिगाड़ रहे हो। तासुब की बुनियाद पर आपने इस शहर में जो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हुए, आपने उनका रिजल्ट 37% बनाकर लाड़काना का रिजल्ट 87% बना दिया। सब जानते हैं कि वहां से जो तलबा यहाँ असातिज़ा जो यहाँ शहर के अंदर आके एहतजाज कर रहे होते हैं अपनी तनख्वाहों और अपने बोनस और अपनी प्रमोशन के मसले के ऊपर, तो सहाफियों ने उनसे स्कूल की स्पेलिंग पूछी है, स्कूल की स्पेलिंग उनको नहीं पता, पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं पढ़ सकते। ऐसे एजुकेशन के स्टैंडर्ड के ऊपर अंदरूनी सिंध के अंदर लाड़काना में 87% रिजल्ट है, सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज से दूर रखा जा सके। मेरा इशू तो यह था, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह इशू डिस्कस नहीं हुआ। मेरा इशू तो ये था कि आज आपने 35 डीएसपी भर्ती किए, एक सिंगल डीएसपी, नॉन महाजर नहीं, नॉन सिंधी कोई नहीं है, यानी उसमें पंजाबी भी नहीं है, उसमें पख्तून भी नहीं है, उसमें बलोची भी नहीं है, उसमें कोई और भी नहीं है। मेरा इशू तो ये है, मैंने एक इशू में थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने एक इशू के ऊपर थोड़ी लोगों से एहतजाज का कहा था। इन तमाम इश्यूज के ऊपर कि इस शहर में आपने तमाम चीजें ठेके पर दी हुई है। मैंने कहा था कि डंपर मेरा इशू नहीं है, ये एक नुक्ता है, एक पॉइंट है उन तमाम एहतजाज के पॉइंट्स में से। मैंने कहा था कि डंपर जब कुचलता है तो ये नहीं देखता कि ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है, ये महाजर है। और मुझ पर जो इल्जाम लगाए थे कि आफाक ने डंपर की बात करके लसानियत को हवा दे रहा है, तो तुमने खुद उसको लसानियत से जोड़ दिया उस डंपर के मसले को। बात यह कि डंपर की जद में आके जो लोग जहां भाग हुए थे, उनके घर आफाक जब गया था तो ये देख के थोड़ी गया था कि ये पख्तून है या महाजर। मलीर हाल्ट के ऊपर जो हादसा हुआ था वो पठान थे, पख्तून थे। एमएल रिपोर्ट भी आफाक ने जाके बनवाई, एफआईआर के लिए भी थाने आफाक पहुंचा, वो महाजर थोड़ी थे। जब मैं जेल से रहा हुआ हूं तो आफाक अहमद डंपर की जद में आने वाले जिन लोगों के पास गया, उनके अंदर सबसे पहले तो वो पख्तून इलाके में गया था, वो महाजर थोड़ी थी। मेरी किसी भी कोशिश को नुकसान पहुंचाने के लिए लसानियत का रंग देने की कोशिश की गई और नाकाम कोशिश थी। उसकी वजह यह थी कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया और मैंने आपसे अर्ज की थी कि मेरे तमाम वुकला मुख्तलिफ कौमियतों के थे और वो तमाम के तमाम मेरी पैरवी करते। अगर मैं सिंधियों का दुश्मन होता तो सिंधी अल्ताफ लुंड मेरे केस की पैरवी न कर रहा होता। अगर मैं पख्तूनों का दुश्मन था तो असलम खटक वहां जो एडवोकेट थे वो मेरे केस की पैरवी न करते। इश्तियाक जतुई बलोच था, वो मेरे केस की पैरवी ना कर रहा होता। मेरी कौम के महाजिर वुकला तादाद में सबसे ज्यादा थे, लेकिन ये लोग भी मेरे साथ थे ना मेरे केस की पैरवी करने के लिए। सारे साफी भी गवाए, सारी अवाम भी गवाए। तो ये तासुर देने की कोशिश की गई कि आप लसानियत को तो आपने माशाल्लाह खुद परवान चढ़ाया और उसमें आपका अमल इंतहाई काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। यानी आप डंपर के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये देखिए कि आफाक अहमद पहले भी गिरफ्तार हुआ, डंपर के लोग गिरफ्तार नहीं हुए। डंपर के लोग से मुराद मेरी कि जो डंपर माफिया जिसको मैं कहता हूं, आज भी पाकिस्तान को मैं बाइकाट करता हूं। उस बाइकाट करने वाले के खिलाफ एफआईआर नहीं कटी। मेरे कारकुनान कल पूरी रात गिरफ्तार होते रहे, मुझे इस घर से हटना पड़ा इसलिए कि मैं आप लोगों से बात किए बगैर गिरफ्तारी देना नहीं चाहता। मैं लोगों को यह बताना चाहता था कि मेरा मौकिफ क्या, उसके बाद गिरफ्तार करते ही करते। लोगों की यह गलत फहमी दूर करना चाहता था कि मेरा किसी लसानियत के साथ झगड़ा नहीं है। मैंने पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ बात की, करे मुत्तहदा कौमी मुल्क पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ बात। सबके धंधे एक साथ हैं, ये गठजोड़। जब कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसकी करप्शन के खिलाफ बात करता है तो सिंधी महाजिर तनाजा खड़ा करके और अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। आज पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करके आप ढोंग कर रहे हैं। मुझे तकलीफ हुई उस वक्त जब खालिद मकबूल जैसे बंदे ने मेरे बारे में ये कह दिया जाए आफाक अहमद लसानी को परवान चढ़ा। आफाक अहमद भगोड़ा नहीं है। आफाक अहमद इंडियन पासपोर्ट पे पाकिस्तान से हिंदुस्तान से अमेरिका नहीं पहुंचा था।
आफाक अहमद के बाप दादाओं ने ये वतन बनाया था और आफाक अहमद इसी मट्टी में दफन होगा, इसी जगह पे मरेगा। आफाक अहमद मुल्क से भागने वाला नहीं है। आफाक अहमद पे अगर कोई सवाल किसी ने किया और मैंने जवाब दिया है, उसके ऊपर बाकायदा जाके लोगों को वजाहत की जा रही। देखा अल्ताफ के साथ मिला, अरे अल्ताफ से मेरा क्या ताल्लुक है? अगर कोई सहाबी मुझसे ये क्वेश्चन करे कि भाई आपने फलां से भी की बात, फलां से भी की, क्या आप उससे करेंगे? मैंने कहा कि मेरा मौकिफ क्लियर है कि ये मेरे बाप दादाओं का बनाया हुआ वतन है। मैं पाकिस्तान के जुग्राफी में रहकर हर नाइंसाफी करने वाले के साथ लड़ूंगा। भाइयों में लड़ाई होती है, लड़ूंगा मैं, लेकिन पाकिस्तान के जुग्राफी में रहकर अगर मेरे इस मौकिफ की वो हिमायत करते हैं, ठीक है, वो करें। कौन सी गलत बात की? दुनिया को बताया जा रहा है आफाक अहमद और ये सब मिले थे। तुम्हारी ऐसी आफाक अहमद मुल्क दुश्मनों से क्यों बात करे, किसी से क्यों बात करे? अगर आफाक अहमद कह रहा है तो पाकिस्तान के जुग्राफी में रहकर हुकूक के हुसूल की इस जद्दोजहद को जो मेरा मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करते हो तो ठीक है, करो। बाकायदा लोगों के अंदर प्रोपेगेंडा किया जाए। इतनी जहालत है, इतना खौफ है, जाहिर है कि आपकी जड़ें अवाम में नहीं बची। आप फॉर्म 47 के जरिए, 47 है 37 है क्या, फॉर्म 47 के जरिए आप असेंबलियों में पहुंचे हो। आपकी अवाम में कहीं जड़ें नहीं बची आपकी, आप अवाम में जा नहीं सकते, आप इन इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहे। आपको यानी आपकी अकल माउफ हो गई अपनी नाकामी की वजह से। आपने सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है वो क्या 144 लगा और बाकायदा कहा कि एक सियासी जमात की रैली। अरे कल मौलाना फजलुर रहमान करेगा, वो बाहर से आके यहां कर सकता है, मैं अपने हुकूक के लिए रैली नहीं निकाल सकता। यहां जमात इस्लामी आके कश्मीर के ऊपर और गजा के ऊपर एहतजाज कर सकती है, मैं अपने बच्चों के कत्ल होने पर एहतजाज नहीं कर सकता। मेरे बच्चों का माशी कत्ल, मेरे बच्चों का तालीमी कत्ल, मैं एहतजाज नहीं कर सकता। और उस एहतजाज को रोकने के लिए कोई और नहीं, हमारे अपने बाकायदा जा जाके घरों पे निशानदेही करके महाजिर कौम के कारकुनों को गिरफ्तार करवा रहे, मुखबिर का रोल प्ले कर। और वो खालिद मकबूल जिसके बारे में हम समझते थे कि भाई पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, यानी एक हदीस है कि जो शख्स रिस्क हलाल कमाने के लिए अपने खानदान के लिए निकला है और रास्ते में अगर वो कहीं जहां बहक हो जाता है किसी हादसे में, शहादत का दर्जा होता है उसको। खालिद मकबूल कहता है कच्ची शराब पीने वाला, उसको तुम कंपनसेशन दे सकते हो कि लोगों को कंपनसेशन कच्ची शराब पीने वालों की तरह क्यों नहीं दे सकते? कच्ची शराब पीने के बरतने वाला और ये हक का हलाल की रोजी कमाने के लिए निकलने वाला जो हादसे में शहीद हुआ है वो बराबर है। मैं उसकी मजम्मत करता कि एक शख्स अपने बूढ़े बाप के लिए रोजगार कमाने के लिए गया, एक शख्स अपने छोटे मासूम बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए रिस्क हलाल कमाने के लिए गया, एक शख्स अपने घर को पाल रहा है, अपने बच्चों की तालीम के लिए रिस्क हलाल के लिए निकला है और वो उस रिस्क हलाल की तलाश में अगर रास्ते में जहां बहक हो जाता है किसी हादसे में, वो शहीद है। वो शहीद और कच्ची शराब पीने वाला बराबर है। मैं उसकी मजम्मत करता हूं इस जाहिलाना गुफ्तगू की। लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में अच्छा तासुर कायम नहीं कर सकते इन बातों के बाद, और वो जानते हैं कि आपको कराची से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कि आपको पता है कि आप अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं हुए। जिन लोगों ने फॉर्म 47 के जरिए आपको असेंबली में पहुंचाया है, आप उनकी मर्जी के बगैर कुछ कर नहीं सकते। इस शहर के अंदर आज आपने फॉर्म 47 वालों ने कह दिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है वो कोई एहतजाज नहीं होगा। कल अगर मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज करे तो अवाम सोचेगी कि बाहर से आके मौलाना कर सकता है, शहर के अंदर मैं अपने बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती पर एहतजाज नहीं कर सकता। यहां मेरे बच्चों को सड़क के ऊपर डंपर और वाटर टैंकर कुचल के चले जाते हैं और खुरच के उसको एडियोट वो निकालता है जीपा वाला, हमें तकलीफ होती है, हम उस पर एहतजाज नहीं कर सकते। मैं लसानियत की कौन सी बात कर रहा था? अगर मैंने ये बात कही थी, उसको लसानियत का अगर कोई रंग दे रहा है तो दे। आप एक शराबी के साथ, कच्ची शराब पीने वाले के साथ रिस्क हलाल कमाने वाला जो रास्ते में शहीद हो गया उसको उससे बराबर कर रहे हो कि कच्ची शराब पीने वाले को भी तो तुम कंपनसेशन दे रहे हो, जो लोग मरे हैं उनको भी दे दो। कच्ची शराब पीने वाला मेरे उस बुजुर्ग की बराबर हो सकता है जो अपने बच्चों के रिस्क हलाल के लिए निकला था,
उस बेटे की बराबर हो सकता है जो अपने बाप की रोजगार, बाप की सहूलतों के लिए रिस्क कमाने के लिए निकला था? वो कच्ची शराब पीने वाला बराबर हो गया। मैंने ये मुतालबा किया था कि ईरान के अंदर हादसा हुआ था और ईरान के हादसे में जो लोग जाँ बहक हुए थे वो लोग जब यहां पहुंचे हैं, उनके पहुंचने से पहले जाँ बहक होने वालों के लिए 50-50 लाख रुपया सैंक्शन किया गया और जख्मी के लिए 10-10 लाख रुपए सैंक्शन किए गए। गंबट के लोग थे और लाड़काना के लोग थे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं इसको सेक्टेरियन मैटर बनाना नहीं चाहता और उसकी दलील है मेरे पास कि ईरान में जो लोग मरे उनको 50-50 लाख रुपए दिया। गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर भी तो शिया जो है वो मर गए थे, उनको इससे गवर्नमेंट ने कितने पैसे दे देते इमदाद। इसका मकसद है, मसला सेक्टेरियन नहीं है, मसला लसानी था कि वो लाड़काना के थे, वो गंबट के थे, 50-50 लाख रुपया दिया। इस शहर के मरने वालों को कितने पैसे मिले असेंबलियों में बैठकर, और जो लोग इस शहर के अंदर पाकिस्तान को बाइकाट, उनके साथ बैठ के नाश्ते कर रहे होते हैं, उनके साथ बैठ के इफ्तार और डिनर कर रहे होते। आज करो बाइकाट उनका। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के बाइकाट की बात की है, मैंने कहा था कि कोई भी शख्स हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो महाजिर हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पंजाबी हो, हम उसके मुर्दाबाद और उसके बाइकाट सुनने के लिए नहीं पैदा हुए। ये वतन मेरे बाप दादाओं का बनाया हुआ वतन है, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं इसी पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ, इसी में मरूंगा, इसी में दफनूंगा। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए बाकी लोगों की तरह यहां से इंडिया जाके इंडियन पासपोर्ट के ऊपर अमेरिका नहीं गया कभी। मैं आप सब लोगों से ये दरखास्त करना चाहता हूं कि मेरी किसी बात को, किसी के कहने पर अगर कोई एंगलिंग कर रहा है तो अपना किरदार तय करे। मैं सबको यकीन दिलाता हूं कि मैंने, और अगर मेरा लसानी मामला होता, मेरा तसादुम का मामला होता, तो मेरे फ्लैग में और जीए महाजिर के नारे में क्या कम जान है। लोगों के खून में उबाल आता है इस परचम को देखकर और इस नारे को सुनकर, लेकिन इसके बावजूद मैंने तमाम कौमियतों को साथ लेके चलने के लिए, सिर्फ तमाम कौमियतों को लेके चलने के लिए, कि मेरे इस बात से लसानियत का तासुर न चला जाए कि मैंने डंपर के खिलाफ बात की, मैंने पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ बात की, पीपल्स पार्टी उसको सिंधी के खिलाफ बात कराना दे। इसीलिए मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी हमारा नेचुरल अलाई नहीं है, सिंधी हमारा नेचुरल अलाई है। यही वजह थी कि मैं सिंध लॉयर फोरम के प्लेटफॉर्म पे गया और मैंने जाके उनसे पानी के मसले पर कहा कि अगर पंजाब या कोई तुम्हारे पानी पे डाका डालता है तो क्योंकि तुम हमारे नेचुरल अलाई हो, हम तुम्हारे साथ खड़े। सिंधी कौम हमारी नेचुरल अलाई है पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी का जब ये तासुर के साथ हम बात कर रहे हैं कि गंबट के लोगों को क्यों दिया, मैं कहता हूं गंबट के लोगों को अगर 50 लाख दिया, उसका 49 नहीं होना चाहिए। 50 मिला है, 50 से ज्यादा दे सकते हो तो, लेकिन यहां के लोगों को भी उसी तरह उतना ही पैसा देना चाहिए। सिर्फ ये बात थी, लेकिन लसानियत की बात की गई। मैं आज आप लोगों के सामने अवाम को मुबारकबाद देता हूं, मैं तमाम ताजिर बिरादरी को मुबारकबाद देता हूं, तमाम बिरादरियों को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने 1 महीने के अंदर बाकायदा अपनी मुहिम वक्त से पहले कामयाब कर दी। और जो कुछ हुआ आपके सामने कि 6 तारीख को प्लाट भी बढ़ रहे थे, 12 तारीख को जो है वो यकजहती के इजहार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, और 12 तारीख को जो है वो किसी का वलीमा भी रख दिया गया था। ये सारे ये तो खैर बहुत पहले से डिसाइडेड था। ये सारे इकदाम जो जाती तौर पर किए गए, ये सारे इकदाम अवाम की जीत का ऐलान है कि जाहिर है कि अवाम की मूवमेंट से लोग खाइफ थे। आज अगर तमाम जगह पर सफेद परचम उतार रहे हैं, जो अमन की निशानी होता है, जो यकजहती की निशानी था, तो इस सफेद परचम का कितना खौफ है कि मोटरसाइकिलों पर जो सफेद परचम पुलिस और रेंजर्स उतारती फिर रही, रात भर गिरफ्तारियां की गई। मैं आज भी इस बात पर बड़ा मुतमईन हूं कि अवाम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और एहतजाज रिकॉर्ड हुआ। अगर एहतजाज रिकॉर्ड नहीं होता तो ये 12 तारीख को प्लाट नहीं बढ़ रहे होते। एहतजाज अगर रिकॉर्ड नहीं होता, उसका नोटिस नहीं लिया जाता, तो बैठकर जो है वो ये कहा नहीं जाता कि हमने इतने डंपर जो है वो अपनी तहवील में ले लिए। ये नहीं कहा जाता कि हमने उसमें ट्रैकर लगा दिया।
ये जाहिर है ये तमाम अवाम का प्रेशर था और अवाम का दबाव कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो पीपल्स पार्टी जमहूरियत की दावेदार है, उस पीपल्स पार्टी का जो बानी, उसका कायद, वो खुद कहता था कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। और जो अवाम ने, जो मैंने 1.5 महीना मूव किए और अवाम ने जिस तरह उस मौक़िफ़ की पजीराई की है और जिस तरह लोग यहाँ आए हैं, वो जाहिर है कि सबके सामने रिकॉर्ड था और सबके सामने वो सारी चीजें आ रही थी। वो खौफ था कि आज डंपर के अंदर जो है वो आपने ट्रैकर भी लगा दिया, आज आप डंपर के रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हो, आप फिटनेस भी चेक कर रहे हो। मैं गवर्नमेंट के इस इक़दाम को भी ऐसा इक़दाम करार देता हूँ कि चलो देर आए दुरुस्त आए, अगर आप ये इक़दाम कर रहे हो उससे हादसात से बचा जा सकता है तो मैं हुकूमत के इस इक़दाम को भी अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन कामयाबी का सहरा अवाम के सर है, इसलिए कि ये अवाम का दबाव था जिसकी वजह से ये इक़दाम हुए। वरना पिछले साल 750 लोग हैवी ट्रैफिक की जद में आगे जहाँ भाग हुए। ना जमात इस्लामी की तरफ से उफ हुआ, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से उफ हुआ, ये सब खामोश उंगली मुंह पे रख के बैठे हुए थे। ये आज अवाम का दबाव था कि आज बैठकर, यानी मैंने अगर ये बात कही थी कि हुकूमत फला तारीख तक डंपर्स को दिन में आने से रोके वरना अवाम रोकेगी, हम फिर अवाम को नहीं रोक पाएंगे, तो आफाक के ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगी। आज खालिद मकबूल बैठकर अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा है कि जनाब अगर हमारे मुतालबात नहीं माने तो फिर हम कुछ भी करें, फिर हम हक बजा नहीं होंगे, हमारा आईनी हक है एहतजाज करना, तुम्हारा तो हक है आईनी एहतजाज करना। और आफाक या आफाक के कहने पर अवाम अगर एहतजाज करे वो आईनी हक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 144 लगा दो, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आप कह रहे हो हमारा आईनी हक है एहतजाज करना। हाँ कि हम किसी को यहाँ इजाजत नहीं देंगे कुछ कर रही है। अरे तुम कौन होती हो इजाजत देने वाले इस शहर से? फिर मैं कहूंगा भाई तुम भागे थे, मैं थोड़ी भागा था, भागने वाले से मैं इजाजत दूंगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपने रवैये दुरुस्त करने चाहिए। महाजिर कौम के खिलाफ पीठ में छुरा घोंपने का ये मुसलसल जो उनका रवैया है उसको तर्क करना चाहिए। इसलिए कि महाजिर कौम जिस दिन इन हालात से बेजार हो गई तो जो हुकूमत की महाजिर कौम के खिलाफ साजिशें, महाजिर कौम के खिलाफ और इस शहर के रहने वाले तमाम कौमियतें जो इस शहर के अंदर अपने आप को इस शहर का बासी और इस शहर से मोहब्बत करती है, शहर का बासी कहती है, वो सारे के सारे लोग मुत्तहिदा को उसका एहतसाब करेंगे बहुत सख्त। मैं पूरे शहर के लोगों को, ताजिरों को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तसादुम हो, मैं नहीं, आपको पता है कि तसादुम इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता कोई खौफ है, खौफ यही होता है कि इस शहर के अंदर अगर अवाम को तकलीफ हो, अवाम को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचे। जाहिर है आपने 144 लगा दिया, आप बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करेंगे। ताजिर वो जाहिर है कि पीसफुल मुजाहरे के लिए आपने वादा किया और वो निकल रहे हैं। मैं किसी तसादुम में उनको नहीं झोंकना चाहता। मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं, तमाम ताजिर बिरादरी को, तमाम सिविल सोसाइटी को जिन्होंने मुझसे वादे किए थे बाहर निकलने के, और तमाम कारकुनान और अवाम को, चाहे वो सिंधी हो, चाहे बलोच हो, पंजाबी हो, पख्तून हो, महाजिर हो, तमाम कौमियतों को जिन्होंने वादे किए थे और जाहिर है कि उन्होंने बाहर निकलना है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ कोई नहीं जाए। 144 लगा दी। 144 लगाने का मकसद ही तुम्हारी कामयाबी का ऐलान है। मैं पूरी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि जाहिर है कि उन्होंने आपसे, आपके एहतजाज से खौफजदा होकर 144 लगाई। एक दिन की 144 का मकसद क्या है? आवाम को, किसी भी बंदे को अगर आप पूछेंगे तो उन्हें पता होगा कि ये महाजिर कौमी मूवमेंट की मूव को रोकने के लिए, इसके अलावा और कुछ तो नहीं है 12 तारीख को। और इतने दिन से आपने जो कुछ भी किया वो सारा का सारा जाहिर है कि आपने उस अवाम की मूव को कामयाब बनाने के लिए किया, नादानिस्ता तौर पर कि साहब मैं प्लाट बांटूंगा, बांटो, और थोड़े दिन के बाद लोग सवाल करें कितने जाबाक होने वालों को प्लाट बांटे। अवाम को बेवकूफ बना, अवाम उनको मुबारक कि उनकी कोशिशें कामयाब हो गई। हम चाहते थे कि हम बाहर निकले और लोग नोटिस लें। हमारे निकलने से पहले लोगों ने नोटिस ले लिया। 144 जो लगी वो नोटिस लेने भी तो लगी ना, हमारे एहतजाज का नोटिस ले लिया।
अब तमाम लोग मुबारकबाद वसूल करने के लिए वहां ना जाएं। मैं बाहर खड़ा हूंगा सबका इस्तकबाल करने के लिए। सब इस रोड से गुजरे, मैं सबको सलाम करूंगा, सबको मुबारकबाद दूंगा। जितने लोग आना चाहते हैं वो इधर से आए, और मैं उसके बाद मुस्तकिल यहाँ बैठूंगा लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। जितनी ताजिर बिरादरी है, जितनी सिविल सोसाइटी के लोग हैं जिनके पास मैं गया था, जिन्होंने मुझसे वादा किया था, जो लोग निकले, मैं मुस्तकिल बैठूंगा यहाँ पे। वो मुस्तकिल मार रहा है, रुक नहीं रहा पुलिस से, इसकी वीडियो मौजूद है। आप साफी हजरात मुझे करेक्शन कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं। सब बैठे में मुझे यहाँ पे सिंध के अंदर एक इदारे का नाम बता दीजिए जहां पे बगैर पैसे दिए काम होता है। एक इदारे का नाम बता दें साफी हजरात। इस करप्शन के बगैर काम नहीं होगा। ये गिद्ध है, गिद्ध, ये गिद्ध मुसल्लत कर दिए। ये सफेद परचम ने अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग सोए हुए हैं, उनको जगा के ये बताया कि लाशें नहीं है। अब वो गिद्ध भागे हैं, ये गिद्ध उड़े हैं बुनियादी तौर पे। ये मुत्तहिदा हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, वहां से शाहिद सैयद आ गया, ये गिद्ध है। तो गिद्धों के भी सरदार हैं। मैं इनसे मुनाजरा करने को भी तैयार हूं किसी फॉरम के ऊपर। और तुम जिस जगह जिसके लिए काम कर रहे हो, तुम मुर्गे हो, वो तुमसे अंडा निकालने की बात कर रहे हैं। उस पर एहतियात करो भाई। कौम के साथ क्या करोगे? लाइट नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तुम जिस नुत्फे की पैदाइश हो, नुत्फा तुम्हारा मंशूर था, वो ये था मशरिकी पाकिस्तान, कोटा सिस्टम, हेल्थ के इश्यूज। आप किसी एक इश्यूज के ऊपर आज तक काम करवाया है आपने? आपका आज का टोटल जो मामला था वो सारा का सारा ये था कि डंपर यानी पूरे पाकिस्तान का मसला एक डंपर रह गया और कोई मसला ही नहीं है। पहले मैं पंजाब के किसी गांव में गया था, उन्होंने बताया कि यहाँ 22 घंटे लाइट नहीं होती है। चंद दिनों पहले ताजिर आए लियाकत मार्केट वलीर से बोल रहे हैं यहाँ पे 2 घंटे लाइट आती है। जो आपके लिए आवाज उठाएगा, जो आदमी खड़ा होगा, आप उसको रेंजर्स की गाड़ियां भेज के उठवा लोगे। पीएसपी ने रेंजर्स के जरिए वफादारियां चेंज नहीं करवाई मुत्तहिदा से, अपने घरवालों में जाके देखे ये लोग। मुत्तहिदा ने अभी आज इसको यूज नहीं किया है। कौन से इदारे यूज में? मुखबर कौन है? तुम लोगों को अल्लाह को जवाब नहीं देना है। कौन का सौदा कर रहे हो? टोटल गिद्ध। देखिए फैसल भाई दायरे के गुस्से में है और उन्होंने कुछ चीजें बहुत तुष्ट लहजे में कही है। उनका गुस्सा अपनी जगह पर है कि वो ये देख रहे हैं कि इस शहर में लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और उस ज्यादती पर कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन तलाश करने की बजाय सियासत की नजर किया जा रहा है इन मसाइल। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका गुस्सा इस वजह से भी है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सिर्फ आफाक को ब्लेम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि हम यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे, हम सियासत नहीं करने देंगे, हम लसानियत नहीं करने देंगे। आपने इश्यूज को तो डिस्कस ही नहीं किया कि यार इस शहर के अंदर पानी नहीं है, हमारा पानी चोरी करके हमें बेचा जा रहा है। हमारे पास पानी की कमी नहीं है फिलहाल। वाटर टैंकर 12,000 चलते हैं, 12,000 वाटर टैंकर। एक नोजल जो 4 इंच की होती है उससे 3 मिनट में एक टैंकर भरता है। दिन भर पानी मैसर है उन टैंकर्स को। लेकिन ये और मैं मेरे इख्तिलाफात के बावजूद देखिए जो काम है, मुस्तफा कमाल जिस वक्त मेयर थे तो अब ये देखिए कि बाबा विरशाह के ऊपर पानी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन कराची की गलियों में पानी नहीं आ रहा। इसलिए कि कराची के लोगों को आप मजबूर कर रहे हैं कि आप पानी खरीदो। इस इश्यू के ऊपर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होनी चाहिए थी। इस इश्यू के ऊपर बात नहीं अगर कर सकते थे तो भाई आप ये बात करते कि इस शहर के अंदर जो आप रोजगार के मौके हमसे छीन रहे हैं, खुदा के वास्ते ये मत कीजिए। आप डंपर और आफाक के अलावा आपने कोई डिस्कस नहीं किया। और डंपर में भी आपने उठा के शराब भी, कच्ची शराब पीने वाले को और रिस्क हलाल के लिए निकलने वाले को आपने बराबर कर दिया, जिसकी मैं मदद करता हूँ। मैं आपको एक और बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। लास्ट जो यूपी मोड़ के ऊपर डंपर चले, वो डंपर्स क्यों चलाए गए? इसलिए कि यूपी मोड़ पे आफाक को आवाम को ज्वाइन करना। यूपी मोड़ के ऊपर आपने दहशतगर्दी करके और आप लोगों को ये जवाब फराहम करना चाहते थे कि देखिए ये यहाँ पे ये हो गया और अगर आप आते तो यहाँ पर अमन अमान का मसला है। आपने आफाक को रोकने के लिए आपने खुद लसानी फसादात कराने की नाकाम कोशिश की। मैंने पिछली बार तो अभी कहा था कि सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन जैसे कोई चीज फिल्माई जाती है और फिल्मों की रिकॉर्डिंग होती है उस तरह बाकायदा कैमरे पहले से फिक्स से एक मोटरसाइकिल जो है वो डंपर के आगे फेंकी गई, धकेली गई
और उसके बाद फिर शोर किया जा रहा था, देखो ये कुचल के भाग रहा है, देखो कुचल के भाग रहा है। उसके बाद आखिर तक डंपर के पीछे लोग भागते रहे और उसकी मूवी बनती रही, और उसके बाद फिर डंपर जलना शुरू हुआ और उसमें तमाम के तमाम लोगों की तस्वीर मौजूद थी, सर्किल करके सोशल मीडिया पे चलती रही, लेकिन इसके बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए कि वो आफाक को रोकने के लिए किसी के कहने पर अमल किया गया था। तो जाहिर है कि जिनके कहने पर किया था वो गिरफ्तार क्यों करेंगे? कोई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उन्हें गिरफ्तार क्यों करेगी जिनके कहने पर आपने जो है वो डंपर जलाए, क्योंकि आपने आफाक का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। मैं ये जो डंपर्स जले हैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि इन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए गिरफ्तार करके अवाम के सामने पेश किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने डंपर के खिलाफ ये बात जरूर की है कि खुदा के वास्ते डंपर्स के ऊपर जो कवानीन लागू होते हैं उसके ऊपर अमल दरामद कराओ, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करो। आप ट्रैकर लगा के ड्रामा कर रहे हो, इनके तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो ट्रैकर लगा के आप क्या कर लेंगे जब उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है? लसबेला से आप 2000 रुपए में किसी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मंगवा लीजिए, मैं यहाँ बैठ के मंगवा के दे देता हूँ आपको। नॉन कस्टम सारे के सारे जो है वो डंपर चल रहे हैं। अगर मैंने ये कहा था कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का जो स्पेसिफिकेशंस है वो उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कीजिए, तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि डंपर जला। डंपर जलाने वालों की मैं मजम्मत करता हूँ, उनको गिरफ्तार करके आप कैफरे किरदार तक पहुंचाइए, इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट के कहने पर बाकायदा आफाक का रास्ता रोकने के लिए डंपर जलवाए गए थे। मुतहदा कौमी मूवमेंट से मुतहदा कौम के लोगों को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं मैं, और फिर दोबारा मैं अपनी आवाम से अपील करता हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर मत जाइएगा। आप कामयाब हो गए, आपका जो एहतजाज था उसी का नोटिस लेकर 144 लगा, आप अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए। गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है, अगर इसके बावजूद अगर अब जो मामला गवर्नमेंट ने करने, जो उन्होंने आपके दबाव में आके स्टार्ट लिया है कि वो डंपर्स के डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रहे हैं, वो वाटर टैंकर्स के जो सेफ गार्ड्स होते हैं वो भी लगवा रहे हैं। अब मामला एजुकेशन का और रोजगार का है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये जिद्दोजहद मुसलसल है, ये जिद्दोजहद मुसलसल रुकने वाली जिद्दोजहद नहीं है, और ये इंशाल्लाह जारी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत अभी चंद घंटे कबल एक वाटर टैंकर का हादसा पेश आया है बल्दिया टाउन के अंदर, जहाँ पे 4 बच्चों को जो वो कुचल गया, और ये हादसा ना कहीं रोड पेश आया ना कहीं पेश आया, ये ग्राउंड में बच्चा गिर था उसके ऊपर ये हादसा पेश आया। क्या कहेंगे सड़कों के साथ साथ अब जो ग्राउंड भी जो वो महफूज नहीं? देखिए, जो बात मैं कह रहा हूँ ना, जो मरने वाला है उसकी जबान कोई पूछ रहा है, और जो मारने वाला है ना उसकी जबान पूछ रहा है। बात यह है कि हुकूमत की जो नेग्लिजेंस है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं तमाम जो कानूनी सकम है या जो खिलाफ वर्जियां हैं, कि आप जो है वो एक क्लीनर जो है वो गाड़ी चला रहे हैं। फीचर कॉलोनी के अंदर जो पहले बंदा एक्सपायर हुआ था वो क्लीनर था, और 17 साल का, 18 साल भी उसके नहीं हुए कंप्लीट, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं था, उसने गाड़ी चलाई और उसको कुचल दिया। आप जब तक सख्ती नहीं करेंगे ये मामला होंगे। दूसरा, आपने शहर के अंदर देखा है कि आगे पुलिस की कार जो है वो डंपर को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन डंपर रुकने के लिए तैयार नहीं था, और वो डंपर उसको खींचता हुआ लेके जा रहा था। डंपर, अगर मैं कहता हूँ डंपर माफिया, तो लोग उसका बुरा मानते हैं। मैं कोई पठान माफिया तो नहीं कह रहा, मैं कोई सिंधी माफिया तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ डंपर माफिया। उस डंपर माफिया को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए गवर्नमेंट के लोग पहले एडवांस पैसे ले चुके हैं। वो जो गुंडागर्दी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि गवर्नमेंट के लोग एडवांस पैसे ले चुके हैं, उनको महीने के पैसे मिलते हैं, और जो उनकी एसोसिएशन है वो धड़ल्ले से कहती है कि हमने पैसे दिए, हम टैक्स देते हैं। जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट कोई लीगल नहीं है, मुझे बताइए वो कौन सी जगह पर टैक्स दे रहा है? कोई तुम इनकम टैक्स में तुम्हारा एनटीएन नंबर नहीं है, तुम रजिस्टर्ड नहीं हो, टैक्स नहीं पे करते, टैक्स पेयर की ऐसे रजिस्ट्रेशन नहीं होता, टैक्स देते। टैक्स क्या है? जाएगा आप जो रिश्वत दे रहे हैं उसको आप टैक्स का नाम दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट के लोग उनसे रिश्वत ले रहे हैं तो वो धड़ल्ले से गवर्नमेंट के लोगों को भी चैलेंज कर रहे होते हैं। ये सिलसिला उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कानून पर अमल दरामद नहीं होगा। ये मेरा मुतालबा, लसानियत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब तक कितनी गिरफ्तारियां आपके कारकुनों की हो चुकी हैं और उनकी रिहाई के लिए अब आप क्या करेंगे? जाहिर है कि हमारे पास अदालत के अलावा और कौन सा रास्ता है? मैं किसी के जाके पाऊँ तो पकड़ने से रहा, इसलिए कि जिन लोगों ने जिसके कहने पर गिरफ्तार किया है वो कोई मेरे कहने से दरखास्त करने में छोड़ नहीं देंगे। जाहिर है मुझे अदालत के जवाब कटाना पड़ेगा। बल्कि आपकी लेकिन इन गिरफ्तारियों से अवाम को ये पता चल गया कि भाई आपकी जो मूव थी वो अल्लाह ने कामयाब कर दी। अच्छा अफवाज भाई, 2 दिन पहले ऑफिस खुलना था रडल एरिया में, वो नहीं खुलने दिया गया। उसी दिन
मुख्तलिफ इदारों ने रिपोर्टें बना के दे दी कि तसादुम हो सकता है या वो हो सकता है, तो क्या उसी दिन इशारा नहीं मिल जाता कि ये आज का प्रोग्राम जो है वो नहीं होने देंगे? माहौल तो उन्होंने बना दिया था, क्या सूरत हाल है? देखिए, इशारा मिल जाने वाली जो बात है वो तो जाहिर है कि एक तवील अरसे से हम भुगत नहीं रहे ना कि भाई आप फॉर्म 47 बना के किसी को लेके असेंबली में चले जाते हो। हम तमाम मेहनत करने के बावजूद भी इलेक्शन नहीं जीत पाते। तो लोगों से मैं कहता हूँ यार, हमें लोग पसंद नहीं करते, अवाम नहीं, जो कब्रों में बैठ के फैसले करते हैं। और उनके पसंद ना करने की वजह लोगों को पता है कि जाहिर है कि हम अवाम के इश्यूज को डिस्कस करते हैं और अवाम के इश्यूज हल करना गवर्नमेंट नहीं चाहती। अच्छा, वहाँ पे अपनी गिरफ्तारी में जिस तरह शहर के लोग जमा हुए, एक बड़ा क्राउड जमा हो गया, क्या कराची की जो सियासी जमात है उनको खौफ तो नहीं है कि आज का प्रोग्राम होने के बाद सूरत हाल कराची की चेंज हो जाती? देखिए, प्रोग्राम तो हो गया, मतलब अब मैं इस बात में बिल्कुल मेरी कोई राय नहीं कि प्रोग्राम नहीं हुआ, प्रोग्राम तो हो गया। मतलब आपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर के तो 144 लगाया, इसका मकसद है 144 के लगाने का मकसद ये कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो आपके हाथ से गया, यही खौफ था ना। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अब आपके हाथ से गया, इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर उनको पता था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वो लोग जो गैर फाल होकर घर बैठे थे, वो इस शहर के लिए एक सिंसियर जो आवाज किसी ने उठाई थी वो उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार थे और वो उनके साथ खड़े हो गए, वो यहाँ आके ज्वाइनिंग दे रहे थे। उसी खौफ की वजह से तो आपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को रोका। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो 3 दिन से बाकायदा जो लोग यहाँ आके गए हैं और सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर आई है, उनको घरों पे जाके थ्रेट किए। तो आप ये कहें कि आपका प्रोग्राम रोक लिया, मैं कह रहा हूँ प्रोग्राम हो गया। 144 का मकसद ये कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर आपके यहाँ से। तो अभी आज जो है वो बाकायदा ऐलान कर रहे हैं कि रैली को मंसूख किया जा रहा है। नहीं, मैंने कहा है कि देखिए रैली थी भी नहीं, असल में ये था कि लोग घरों से सफेद परचम लेके निकले ताकि वो एक एहतजाज हो। कहीं कोई खिताब नहीं था, कोई डेस्टिनेशन नहीं था कि कहीं आके एंड होगा। मैं भी निकलता तो मैं जाके लोगों को ज्वाइन कर लेता, थोड़ी देर उनके साथ मूव करता, मैं भी चला जाता। सफेद परचम जो है वो एहतजाज की एक अलामत था, उस सफेद परचम को लोगों से छीना जा रहा है अब डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी और तमाम जगह। जो मोटरसाइकिल पे या कार के ऊपर व्हाइट परचम लेके गए उनको गिरफ्तार कर लिया या उनके परचम उखाड़ के अपने पास रख लिए। तो प्रोग्राम तो हो गया। अच्छा, आप ये बताइएगा कि सफाई 144 के बाद सूरत रुक गई या कोई नए तारीख का ऐलान करेंगे आप? और दूसरी इसके साथ मुझे ये भी बता दीजिए कि जो आपने हादसा के बाद बाइक सवारों को 1 मीटर सफेद कपड़े का कहा था कि वो अपने पास रखें, उसके पीछे क्या लाया है, उसको भी जरा वजाहत करें। सफेद कपड़ा जो 1 मीटर का कहा था वो यही एहतजाज के लिए उसको इस्तेमाल किया गया कि भाई आप सफेद परचम लेके बाहर निकले, ठीक है ना। और 144 आज लगा दी उन्होंने। 144 लगाने का मकसद ये वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आपने किसी को रोका बाय फोर्स, तो ये रिकग्निशन तो है ना कि हाँ लोग डिस्ट्रिक्ट सेंटर से निकले, तो आपने रोकने के लिए ये सब इकदाम करने पड़े हुकूमत को। अब जो लोग निकले हैं वो जाहिर है कि पार्टी का हिस्सा है, उन्होंने यहाँ शमूलियत इख्तियार की। अब मैं जाहिर तंजीमी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करूंगा और डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तंजीमी स्ट्रक्चर हमारा इंशाल्लाह जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। नॉर्थ कराची में, न्यू कराची में, आपका शादमान में बहुत अच्छे साथी है, फेडरल एरिया में, जाफ्ताबाद में, नाजाबाद में, तमाम जगह हमें लोग मिले और बहुत अच्छे से गैर फाल थे। और जाहिर एपी में सुबह लोग पुराने बहुत सारे तंजीमी साथी, तो बहुत अच्छा तंजीमी स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट सेंटर का बनेगा, यही खौफ था जाहिर। लेकिन ये एक दिन के 144 से काम रुक तो नहीं जाएगा, तंजीमी स्ट्रक्चर भी बनेगा और इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट सेंटर के ऑफिस की ओपनिंग भी होगी। हमने सिर्फ डिले किया है सिर्फ इसलिए कि फिलहाल ये सूरत हाल जो बना रहे थे, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। वो भी समझ जाएंगे थोड़े दिन के अंदर कि भाई जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा है वो दुरुस्त नहीं है, मैं लसानियत नहीं चाहता। मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है कि साहब मैं किसी के साथ मिलने जा रहा हूँ या कोई मेरे साथ मिलने आ रहा है, वो भाई कोई नहीं मिलने आ रहा मेरे साथ, और ना मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जाहिर है कि यहाँ जो लोग हैं जो गैर फाल थे, अगर वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो वो खौफ, और वो जाहिर है कि इनका खौफ बरकरार रहेगा, इसलिए कि वो सिलसिला रुकेगा नहीं। यानी कि नई तारीख का कोई ऐलान नहीं करते। नई तारीख, आज तो प्रोग्राम हो गया, उसके बाद कौन सी कोई नई मूव तो उसके बाद नहीं है। आप यही वेलकम करेंगे? मैं यहाँ लोगों को वेलकम करूंगा जो लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला, और मैं मुस्तकिल यहाँ बैठूंगा अभी और डिस्ट्रिक्ट सेंटर का तंजीमी स्ट्रक्चर मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। सारे लोगों के जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनके मैं इंटरव्यूज करके तंजीमी जिम्मेदारियाँ उनको दूंगा। ये तंजीमी स्ट्रक्चर मुकम्मल करने में मुझे दिन लगेंगे और उस वक्त तक जाहिर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ऑफिस मेरा कंप्लीट हो चुका होगा, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ऑफिस की मैं ओपनिंग करूँगा। अच्छा, ये बता दें अगेन आपको क्या लग रहा है, कोई गिरफ्तारी के चांसेस हैं? कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है?
देखिए, मैं गिरफ्तारियां तो मुस्तकिल पूरे शहर में हो रही हैं, हुई हैं, और मैंने आपसे गुफ्तगू कर ली, मैंने कर ली और मैंने बता दिया कि मकसद क्या था, और उसके बाद जो है वो अगर कोई मामला गिरफ्तारी के किसी की फरमाइश पर होते भी है तो सियासी लोग जो है वो, और फिर मैंने आपसे कहा कि यार मैं उनमें से तो नहीं हूँ कि यहाँ से मैं भागूँ किसी लांच के जरिए और उसके बाद जो है फिर मैं इंडियन पासपोर्ट पे जो वो इंग्लैंड जाऊँ और सियासी पना ना मिले तो फिर पाकिस्तान माफी मांग के आ जाऊँ, वो तो मैं नहीं हूँ। मैं इस पाकिस्तान से जब भी गया कहकर गया और पाकिस्तान में धड़ल्ले से वापस भी आया, इसलिए ना मैंने कभी दुश्मनी का हिस्सा बना, मैं न कभी किसी दहशतगर्दी का हिस्सा बना। तो मेरा इमेज चाहे किसी ने कुछ भी पोर्ट्रेट किया हो, उसको जाहिर है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ गए कि आफाक अहमद के बारे में ये तासुर दिया गया कि आफाक अहमद जो है वो मतलब जिद्दी है। नहीं भाई, जिद्दी नहीं है, उसूली और जिद्दी में फर्क होता है। मैं अगर महाजिर लफ्ज़ से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हूँ तो मैंने उस पर मौक़िफ़ अपना मैंने दुरुस्त साबित किया। मैंने कहा कि मुझे बता दीजिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई थी और ज़ाहिर फरमाइश पे बनी थी, असलम बेग साहब की फरमाइश थी, क्लियर सबके सामने मीडिया के सामने मैं बता रहा हूँ, मैं और आफ्ताब साहब बैठे थे, फरमाइश पे बनी थी। तो मेरे लोगों ने सवाल किया कि कौमी दायरे की सियासत में तुमने उसे मजबूर किया था, जब इमरान को तुम कराची से जिला सकते थे तो अल्ताफ को वहां से क्यों 10-5 सीटें दिलवा दी? इसका मकसद है कि मतलब आप मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त था, वो गलत था, उसने वो ट्रैप हुआ। मैंने कहा कि महाजिर सियासत मेरा मौक़िफ़ ये है कि तमाम लोग मुनाफ़क़त करते हैं, मैं मुनाफ़क़त करना नहीं चाहता। क्या नवाज शरीफ साहब की कराची में पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी है? नहीं है, इसलिए कि वो 56% पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए पंजाब की हुकूमत लेकर, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो चाहे आप कहते रहे कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन भी का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कुछ स्टेप्स लिए भी हो, लेकिन मैं मानता हूं कि उसके पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पूरी दुनिया के अंदर कोशिशें नहीं होती तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन से एग्रीमेंट कर पाते? पंजाब के अंदर जो मूवमेंट है वो सिर्फ पंजाब है। पीपल्स पार्टी के बारे में कह सकता है कि पीपल्स पार्टी कौमी दायरे की जमात है, तो पीपल्स पार्टी भी लसानी जमात है। इमरान खान के साथ आपने जो थोड़े बहुत पंजाबी एलिमेंट शरीक था, आपने जब इमरान खान को गवर्नमेंट से अलग किया तो आपने पंजाबी एलिमेंट को इमरान खान से अलग कर दिया। आज इमरान खान सिर्फ पख्तूनों का इस कराची में इलेक्शन के अंदर 22 सीटों में से 18 को उसने पख्तून नॉमिनेट किया, सब अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे। मैं मुनाफत करना नहीं चाहता, मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त था कि यार आप अपनी उस पर कायम हैं, उसूल के ऊपर कायम है। तो देखिए, उसूलों पर कायम रहना और जिद्दी होना ये एक अलग चीज है। मेरे बारे में तासुर ये जिद्दी, और भाई जिद्दी नहीं, उसूली बात है। आप या तो कन्विंस कर लीजिए, आप हाइड कीजिए, आप कोई करने को तैयार नहीं है। तो ये मेरे बारे में जो परसेप्शन क्रिएट किया गया, बाकायदा पहले सियासी मुखालिफी ने किया, वो आहिस्ता आहिस्ता लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो जिद्दोजहद मुसलसल मेरी जिद्दोजहद है उसका रिजल्ट ग्रेजुअली आ रहा है, एक्सेप्टेंस लोगों में बढ़ रही है। जिन गैर महाजिरों को मेरे खिलाफ किया था वो आज गैर महाजिर भी इस बात को रियलाइज करते हैं कि आफाक ने कराची की बात की है, आफाक ने किसी एक इकाई की बात नहीं की। आज आप मेरे उस चीज को मतलब उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आप बैठ के कहें कि लसानी बर्दाश्त नहीं, बैठे किसके साथ? अगर लसानियत की बात करते हो, मैंने हमेशा कहा उसूल लसानियत में अगर आप ये समझते हैं कि साहब मतलब आप उनके साथ बैठ गए तो आपका जो है भाईचारगी हो गई। जहां किसी महाजिर को नुकसान हो रहा है तो आप वहां जो साहब आए थे उनसे मुतालबा करते कि यार सदर की आपने जो ये सारी सड़कों पे धारे लगा दी हैं और केएमसी के लोगों पे आप फायरिंग करते हो, अल्लाह के वास्ते नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के मुतालबा। वहां आप केएमसी के लोगों के ऊपर आपने फायरिंग कर दी, पूरा सदर आपने इंक्रोच किया। तो ये सिर्फ भाईचारगी है। भाईचारगी तो ये है कि आप उन लोगों का भी ख्याल करो जिन्होंने सदर की मार्केट के अंदर 5-5 करोड़ रुपए की दुकानें खरीद ली थी। आज उनके पास कोई ग्राहक जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वहां पार्किंग हो या चलने का रास्ता हो सब आपने घेरा हुआ। बात करते ना वहां बैठ के, अब बात करते हैं यार तुम्हारी जो कच्ची आबादियां हैं उनको प्लान्ड आबादी में तब्दील करो, इसलिए कि तुम्हारी कच्ची आबादी में जो गैर कानूनी तरीके से बिजली जा रही है, जो बिजली चोरी हुई उसका बिल मैं पे कर रहा हूँ, मेरे ऊपर उसका बोझ पड़ रहा है। बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं कर सकते, इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ढकोसले के अलावा कुछ नहीं।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया।